हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका ये विद्या चैनल पे। आज मैं आपके सामने बिहार से रिलेटेड करंट और बिहार स्टैटिक दोनों पोर्शन लेके आया हूँ। ये आपको फायदा करेगा बिहार का किसी भी एग्जाम के लिए। अभी बिहार का बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, पीटी, उसमें फायदा करेगा। टीचर का एग्जाम होने वाला है और बहुत सारा एग्जाम है जिसमें ये फायदा करेगा। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी फैक्ट है जिसका बिहार से लेना देना नहीं है, बिहार की सरजमी पे हुई थी, इसलिए वो सारा फैक्ट आपको दूसरे एग्जाम में भी फायदा करेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे और हम लोग बहुत सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। देखिए, अगर आप लोग बिहार का क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए हम लोग अपने ऐप पे, यज्ञ विद्या ऐप पे, आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। आज आप लोग 68 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसमें कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। बिहार का अगर एग्जाम होता है या किसी भी स्टेट का एग्जाम होता है तो ध्यान रखिए कि उस स्टेट से कोई भी अगर स्पोर्ट पर्सन है, वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में जरूर जानकारी रखिए। बिहार से कुछ ज्यादा ही, क्योंकि अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा तो लगभग हर स्पोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव करता है इंडिया का, लेकिन बिहार के खिलाड़ी अभी भी बहुत सारे इंटरनेशनल गेम में कम भाग ले पाते हैं। इसलिए बिहार का अगर स्पोर्ट्स में भी क्वेश्चन आता है तो सोचिए कि एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको याद करना, ये मस्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राहुल कुमार। हम लोग आगे कुछ इसमें देखते हैं। तो देखिए, ये चीन के मकाम में अभी समाप्त हुआ, 20 तारीख तक चला था, 17 से 20। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, जो कि 30 सितंबर को जो आपका पेपर होने वाला है पीटी, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो चीन के मकाम में 17 से 20 अगस्त तक 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था। इसमें आरा के राहुल कुमार, उन्होंने रजत पदक जीता। रजत पदक का मतलब ही हो गया है कि वो फाइनल मैच हार गए होंगे। तो फाइनल मैच किससे हारा, ये भी ध्यान रख लीजिए। वो चीन के खिलाफ राहुल को हार का सामना करना पड़ा। और ये जो वुशु चैंपियनशिप है, इसमें कैटेगरी होता है। जैसे क्रिकेट का 3 फॉर्मेट होता है, 2020, वनडे, टेस्ट मैच। उसी तरह से वुशु हो जाए, कुश्ती हो जाए, बॉक्सिंग हो जाए, इसमें वेट कैटेगरी के आधार पर ये खेला जाता है। ये जो राहुल कुमार भाग लिए थे, ये 48 किलोग्राम भार वर्ग वाले में भाग लिए थे और इसमें उन्होंने रजत पदक जीता, अर्थात द्वितीय स्थान इनको मिला है। ये 3 स्टार का क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए, क्यों, ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। बिहार के किस जिले में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया? यह होने वाला है, दिसंबर मंथ में होने वाला है। अभी ये कुछ दिन पहले, मुझे लगता है 5-6 दिन पहले ही अनाउंस किया गया कि किस जगह होगा। तो ये होगा आपका पटना में होगा और दिसंबर में इसका आयोजन 13 से 14 दिसंबर तक होने वाला है। अभी बिहार में पटना में राजधानी जहाँ पे उसका, वहाँ पे इसका आयोजन 13-14 दिसंबर को होगा। बिहार बिजनेस कन्वेंट का नाम दिया गया है। ये जो किया जा रहा है, ये बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। देखिए, हर स्टेट क्या करती है अपने स्टेट में निवेश को, चाहे वो निवेश डोमेस्टिक से आए, चाहे वो निवेश इंटरनेशनल से आए, हर जगह निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई ना कोई कदम उठाते रहती है। इसी सिलसिले में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। ग्लोबल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ग्लोबल का मतलब हो गया कि जहां पे देश से बाहर का कुछ होता है तो ग्लोबल हो जाता है। बिहार की पहली स्टेम सेल लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जा रही है? ये भी बस आज से 4-5 दिन पहले का न्यूज है। इसे मैं 3 स्टार दूंगा। देखिए, जो इस तरह का लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि अगर 30 सितंबर को जो बच्चा एग्जाम देने वाला है बीपीएससी पीटी का, या अभी हाल ही में बिहार का टीचर का एग्जाम होने वाला है, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्योंकि बस आप मान के चलिए कि 30 सितंबर को अगर पेपर है तो 10-12 सितंबर का घटना इसमें जरूर पूछेगा और ये हाल फिलहाल का घटना है, इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। तो स्टेम सेल लेबोरेटरी का कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? यह स्थापित किया जा रहा है बिहार यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस पटना में स्थापित किया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे शोध करने वाले विद्यार्थी भी इसका फायदा उठाएंगे और ये बहुत सारी गंभीर बीमारियों में इससे फायदा हो पाएगा। ठीक है। 2022-23 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित स्थिर मूल्य पर आर्थिक विकास दर में बिहार का स्थान क्या है? ये बस 3 दिन पहले का ये न्यूज है। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, क्योंकि अभी तक आप पढ़ रहे होंगे कि जो आर्थिक समीक्षा आई थी उसके आधार पे इवन बिहार, उसके आधार पे बिहार को थर्ड पोजीशन दिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो आई थी 2000, वो आई थी
21-22 का, 21-22 का आया था, 2021-22 का आया था, लेकिन अभी 2022-23 का आया है। तो 2022-23 के आधार पे बिहार का नंबर 1 स्थान है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, बिहार अगर किसी चीज में नंबर 1 आता है तो उसको आपको याद करना ही है, वो मैं बोलूँ ना बोलूँ, उसको आपको किसी भी हाल में याद करना है। तो 2022-23 में जो आर्थिक समीक्षा है 2022-23 का, उसमें बिहार का स्थान नंबर 1 है। किस मामले में? ये है आर्थिक विकास दर के मामले में। और ये आर्थिक विकास दर किस आधार पर घोषित किया गया है? ये स्थिर मूल्य के आधार पर घोषित किया गया है। तो इसमें बिहार का स्थान हो गया पहला, 10.64, 10.64 का बढ़ोतरी है। दूसरा स्थान है असम का और तीसरा स्थान है दिल्ली का। इसलिए इसको आप ध्यान से रखेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि 2021-22 में बिहार का स्थान तीसरा था। सबसे महत्वपूर्ण, इस साल भारत बिहार का स्थान भारत में नंबर 1 है। नंबर 1 है, इसलिए आप लोग ये भी ध्यान रखिए, 10.64 हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, 10.64 या फिर ऑप्शन आ जाएगा 10.60 या आ जाएगा 10.54। तो याद रखिए आपका जवाब होना चाहिए 10.64। बिहार नंबर 1 है, बार बार बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना होगा अगर आप चाहते एग्जाम में सही करना। आगे देखिए, बिहार में जीविका द्वारा चलाए जा रहे दीदी की रसोई, आप लोग में से सारे बच्चे इससे वाकिफ होंगे। दीदी की रसोई बहुत अच्छा काम हो रहा है जीविका द्वारा। पहली बार आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। इसके अंतर्गत दीदी की रसोई को यह प्रमाण पत्र कितने रेस्टोरेंट के लिए दिया गया है, कितनी जगहों के लिए दिया गया? तो ये देखिए, दीदी की रसोई, जैसे मैं बताया कि ये जीविका द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें कुल मिला के 5 रेस्टोरेंट के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। 5 जो रेस्टोरेंट है, ये दीदी की रसोई का जो केंद्र है वो कहाँ कहाँ है? तो इसमें 3 आ जाता है आपको पटना में और 2 आ जाता है, एक वैशाली और एक खगड़िया, तो कुल 5 हो जाता है। 5 आपसे नंबर पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि किन जिलों में दीदी के रसोई को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है, और ऑप्शन में आपको दे देगा पटना, वैशाली या फिर दे देगा खगड़िया। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा तब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब जो टेस्ट होगा, कल से जो आपका टेस्ट होगा उसमें ऑप्शन 3 नहीं बल्कि ऑप्शन अभी 5 रहता है। अब जो टेस्ट होगा आपका, उसका उसमें ऑप्शन 5 की जगह पे 4 दिया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि बिहार अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि ऑप्शन 4 रहेगा या 5 रहेगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन 5 के हिसाब से अभी तक प्रैक्टिस किए, अब हम लोग 4 के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। इनकेस एग्जाम से 10 दिन, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आयोग की तरफ से कुछ स्पष्ट जानकारी मिल जाती, फिर हम लोग उस आधार पे करेंगे। जिससे मैं चाहता हूं कि आप लोग चाहे 4 ऑप्शन हो या 5 हो, देखिए अंतर तो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन दोनों का तैयारी कर लेते हैं। तो आज जो टेस्ट होने वाला है इसमें तो 5 ऑप्शन होंगे, लेकिन कल से जो टेस्ट होगा उसमें 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला राजभाषा गौरव पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के किस लेखक पत्रकार का चयन किया गया है? तो इसका जवाब मैं बताता हूं, यह है डॉक्टर राजीव सिंह। ये डॉक्टर राजीव सिंह को भारत में कानून व्यवस्था तथा पुलिस की चुनौतियों एवं समाधान, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। क्या, कौन सा अवार्ड? राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, इसके भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काठमांडू में आयोजित एशिया अंडर 20 रग्बी 7 चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी को भारतीय टीम में शामिल किया गया है? देखिए, बताया मैंने शुरुआत, पहला क्वेश्चन में बताया था कि बिहार के खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आप देखते होंगे, चाहे क्रिकेट हो या हॉकी हो, बहुत कम खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसीलिए अगर बिहार का खिलाड़ी अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो भी महत्वपूर्ण है। और बिहार का खिलाड़ी अगर कोई पदक जीत लेता है तो मान के चलिए कि वो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे भी हमको ध्यान रखना होगा कौन कौन सा खिलाड़ी है। ये खिलाड़ी है हर्षराज और विद्यानंद कुमार। इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हर्षराज और विद्यानंद कुमार ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे काठमांडू में आयोजित होने वाला अंडर 20 रग्बी 7। कुछ अनकॉमन गेम है, बिहार में और इंडिया में अभी भी बहुत कम पॉपुलर है, लेकिन ये गेम है, इसको ध्यान रखना होगा। अगला हम लोग देखते हैं सवाल। उससे पहले बता दूं कि जो हमारा ये कार्यक्रम है जो आप लोग के लिए हम लोग लेके आते हैं, ये आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ हर रात 10 बजे एक नया क्वेश्चन आपके ऐप पे आ जाता है। हर रात 10 बजे के बाद कभी भी आप टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए, टेस्ट को दीजिए।
जो नया बच्चे हैं उसको मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि जो पुराने क्वेश्चन है वो यज्ञ विद्या ऐप पे पड़ा हुआ है, आपको जब मौका मिलता है तब जाके क्वेश्चन का जवाब दें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को देख के क्वेश्चन के बारे में जो चर्चा किया जाता है, जो बताया जाता है, उसको भी देखिए, उससे काफी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन गेन होगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। कोशिश कीजिए जितने बच्चे हो, जितने आपके जान पहचान के हो, उनको हमारा लिंक शेयर करने का, यज्ञ विद्या यूट्यूब पे जो हमारा लिंक है उसको शेयर कीजिए। इससे उन बच्चों का भी भला होगा और आप लोग मैक्सिमम बच्चे टेस्ट दीजिए, मैक्सिमम बच्चे कोशिश कीजिए वीडियो को देखने का। देखिए 10 मिनट टेस्ट देने में लगता है। मैं बार बार, जो बच्चे मुझे इससे पर्सनली जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बताता हूँ कि 5 से 10 रात को अगर आप टेस्ट देते हैं, मुश्किल से 6-7 मिनट आपको टेस्ट देने में लगता है। मैथ का अगर टेस्ट छोड़ दिया जाए, 25 सवाल अगर आता होगा तो 10 मिनट में हो जाएगा, नहीं आता होगा तब भी 10 मिनट में हो जाएगा। तो 10 मिनट आप लोग निकाल सकते हैं और डरने की जरूरत नहीं है। गलत हो गया तब क्या होगा, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि डरने से कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ गलती होती है, आप एग्जाम के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। एग्जाम में अगर आप जाके पेपर में कोई क्वेश्चन बनाते हो, उसमें भी आप देखते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो गलत हो जाता है, कभी गोला करने में गलत हो जाता है। ये सब आपको एग्जाम के लिए तैयार करने का तरीका है। मैं आपको बस समझा सकता हूँ, मैक्सिमम चीज़ आपके ऊपर है, आप उसे लेते हैं या नहीं लेते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि प्रथम जैन भिक्षुणी चंदना का संबंध किस राज्य से था? बिहार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये कहाँ से था? ये अंग से। ठीक है, ये अंग से था। अंग के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना प्रथम जैन भिक्षुणी थी। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है, जो अभी का बक्सर एरिया है उसके लिए मलद और करुणा का प्रयोग किया गया है। और बक्सर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कि यहाँ राक्षसी ताड़का का वध किया था राम, भगवान राम ने। देखिए, जो आदमी रामायण देखा होगा या जो बच्चा रामायण को सुना होगा उनको पता होगा कि राक्षसी ताड़का का वध हुआ था। ये वध कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में बक्सर जिला है, वहां पे हुआ था रामचंद्र जी के द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदगंज स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के 2 जिले में है। कौन कौन सा है? फिर में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि एक पश्चिम चंपारण में, एक है पूर्वी चंपारण में। तो जो लौरिया अरेराज है, ये है बिहार के पूर्वी चंपारण में, और इसके पड़ोसी पश्चिम चंपारण में लौरिया नंदगंज स्तंभ है। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए सूप के समय का कलाकृति सिर्फ ये क्वेश्चन बिहार के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार का धरोहर नहीं है, मौर्य समाज पूरे भारतवर्ष में उसका नाम था। तो इस तरह का सवाल किसी हर एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण है। घर पार्सल योजना के अंतर्गत पहला पार्सल कहाँ के लिए शुरू किया गया? इसे भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिए। 3 स्टार में लगा दे रहा हूँ। ये एक कार्यक्रम है, घर घर पार्सल कार्यक्रम। क्या है कार्यक्रम? देखिए, पहले आंसर बता देता हूँ। ये है सूरत से मुजफ्फरपुर के लिए। इसमें क्या होता है ये बताता हूँ। ये भारतीय डाक, भारतीय रेल के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया एक ये एक कार्यक्रम है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें भारतीय डाक जो है उसका आदमी आपके घर पे आके पार्सल ले जाता है, जिससे आपको कठिनाई कम होती है। और जो पार्सल होता है उसका वजन क्या होता है? न्यूनतम 35 और अधिकतम 95 केजी, इसका ये वजन होगा। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत लोगों को घर बैठे पार्सल बुक कराने का लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। मैं धोबी हूं किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये रचना है शिवपूजन सहाय का। ठीक है, मैं धोबी हूँ शिवपूजन सहाय की प्रसिद्ध रचना है। इसका जन्म वर्तमान बक्सर जिला के अंतर्गत उनवास गांव में 1893 में हुआ था। इनकी समस्त रचनाएं 4 खंडों में सुपूजन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको ईयर है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन का स्थिति हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत जगह 1893 के बदले में 1909 दिया गया है। मैं 4-5 सोर्स देखा हूँ, कुछ बुक्स है जो कि बिहार के लिए बुक्स आता है, उसमें 1902 लिखा है, किसी में 1893 लिखा हुआ है। मैं भी जितना सोर्स हो सकता है विकिपीडिया प्लस जितना सोर्सेस सब जगह किया, अंत में जो बिहार गवर्नमेंट का साइट है वहां पे इनका एज 1893 लिखा हुआ है, इसलिए मैं 1893 लिखा हूँ। अगर एग्जाम में 1902 आएगा, 1893 नहीं आएगा, तो आप 1902 दे सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स है जो बिहार गवर्नमेंट का साइट है उसमें 1893 मेंशन किया गया है। जबकि बहुत सारा फेमस बुक जो अभी बिहार का लगभग हर बच्चा के हाथ में है, उसमें 1902 लिखा गया है। तो इनका जन्म हुआ था 1893 में, शिवपूजन सहाय का। इन्होंने लिखा है मैं धोबी हूँ। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म हुआ 1899 में, मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है,
और राहुल साकृत्यान का जन्म हुआ है 1893 में आजमगढ़ में। देखिए राहुल साकृत्यान का जन्म अपने ननिहाल में हुआ है आजमगढ़ में। ठीक है। और पहले में बताए थे कि बिहार से के जितने विभूति है, जो प्रसिद्ध विभूति है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, खासकर उनका जन्म स्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने बिहार के किस जिले में कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया? तो ये किया गया है सारण में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्मिनल है, कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल। क्यों है महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण इसीलिए है कि जो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग है वन, वो पड़ता है हल्दिया से लेके अभी का प्रयागराज में, उसके बीच से होके ये जाएगा। तो ये काफी ज्यादा बिहार के डेवलपमेंट के लिए बहुत योगदान करने वाला है कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल। ये कहाँ पे शुरू किया गया? ये सारण जिला में शुरू किया गया। बिहार के किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डॉक्टर संजय जायसवाल को। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस नाम याद रखिए। नाम क्या है? डॉक्टर संजय जायसवाल। ये वहां पे क्या काम करने? वहां पे विकासात्मक कार्यक्रम में भाग लेने वाले। मुख्य रूप से आपसे नाम पूछा जा सकता है इस प्रश्न में, इसका नाम देखिए। इसमें इनका जन्म स्थान का बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए बिहार का जो पिछला हम लोग 10-15 साल का क्वेश्चन देखे हैं, 68 एग्जाम हुआ है, तो कम से कम मैंने 25 से 30 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है आप लोग के सामने क्वेश्चन बनाते समय। उसमें हमेशा जो फेमस है, खासकर आजादी से पहले का पर्सनैलिटी, उनका जन्म स्थान का उल्लेख होता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर प्लेस का। प्लेस कभी कभी ईयर भी पूछा जाता है, उसको मैंने ध्यान में रख के हर सब बार मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब जब बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा, बिहार स्पेशल या बिहार करंट, उसमें पूरा कोशिश होगा कि जो प्लेस है या जो ईयर है वो मेंशन किया जाए, जन्म स्थान जो महान विभूति है बिहार की। हम लोग आगे देखते हैं। बिहार राज्य के किस जिले ने अपना लोगो जारी किया है? इसमें 3 ऑप्शन है। इसमें देखिए तीनों ऑप्शन ऐसा है कि कंफ्यूजन बच्चे को हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये तीनों जिला है, मधुबनी, पटना, गया। ये ऐतिहासिक रूप से काफी फेमस जिला है। तो इसमें हमें ध्यान से पढ़ना होगा कि इसका जवाब क्या है। ये है जवाब मधुबनी। मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया लोगो जिले की ऐतिहासिक विरासत पर आधारित होगा। इसमें मुख्य रूप से मधुबनी पेंटिंग को समाहित किया गया है। ठीक है। इस राज्य सरकार ने सभी पालतू हाथियों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की। इसका जवाब होगा बिहार ने शुरू किया है। तो बिहार में खासकर किस जगह शुरू किया गया है? तो बिहार में शुरू किया गया है पश्चिम चंपारण में, क्योंकि इसका पीछे एक लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है कि राज्य का एकमात्र उद्यान जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में। मगध पर शासन करने वालों राजवंशों का सही क्रम क्या है? ये भी क्वेश्चन मिलान करने में आ जाता है, कौन पहले कौन बाद में। इसको ध्यान से देखिए। इसमें मुख्य रूप से अगर आएगा भी तो यही चार का हर्यक, शिशुनाग, मोड़, नंद, यही चार को घुमा फिरा के दिया जाएगा। लेकिन आप लोग ये मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे को पता होगा। और कंफ्यूजन किस में होता है बच्चे को, ये मैं बता देता हूँ। कंफ्यूज बच्चे करते हैं इसमें, हर्यक और मोड़। ये तो सबको पता है कि हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था, ये सबको पता है। मर्ण वंश भी पता है। लेकिन दिक्कत हो जाता है, बच्चे लोग इन दोनों में कंफ्यूज करते हैं, शिशुनाग होगा या नंद होगा। आपको ध्यान रखना है, शिशुनाग पहले होगा, नंद बाद में होगा। शिशु मतलब बच्चा, तो बच्चा पहले होगा, बाद में नंद होगा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हर्यक और मौर्य में आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन हमेशा शिशुनाग और नंद में होगा। ध्यान रखिएगा, पहले शिशुनाग बाद में नंद। ठीक है। इनका इसका मैंने क्रम भी बता दिया, ईयर बैच क्या है। देखिए एंशिएंट, अगर एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग देखते हैं तो क्रम में हो सकता है किसी में ईयर कहीं पे 544 में लिखा गया, कहीं कहीं पे 545, कहीं 543 लिखा गया है। ये क्वेश्चन कभी ईयर का नहीं पूछेगा, खासकर एंशिएंट इंडिया में, क्योंकि एंशिएंट इंडिया का जो ईयर है बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से कहीं लिखा नहीं गया है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ईयर के पचड़े में बिल्कुल मत पड़िएगा एंशिएंट में। हो सकता है इसमें हर बुक में, बता रहा हूँ कि हर बुक में मैंने 8-10 बुक रेफर किया है बनाने से पहले, लेकिन किसी बुक में क्लियर नहीं लिखा गया। एनसीईआरटी का जो बुक आता है उसमें ईयर का मेंशन ही नहीं किया गया, नहीं तो मैं एनसीईआरटी के आधार पे ईयर बता देता, लेकिन एनसीईआरटी में बिल्कुल ईयर का मेंशन नहीं किया गया। एनसीईआरटी में बस ये बताया गया कि 544 ईस्वी में मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश का स्थापना हुआ, सिर्फ 544। उसके अलावा कोई चीज नहीं बताया गया। बाकी चीज जो है जितना ऑथेंटिक बुक है उसके आधार पे मैंने बताया है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। आगे फिर एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यज्ञविद्या चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फैमिली में शेयर कीजिए। फैमिली में भी बहुत बार होता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपकी बहन पढ़ रही है,
कोई भी पढ़ रहा हो, ये एक ऐसा चैनल है कि आप चाहे तो अपने मदर को भी कर सकते हैं, अगर घर पे है, उनको पढ़ने का शौक है, तो ये उनको फ़ायदा करेगा, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं कि पटना में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। कौन शामिल थे? तो ये 3 ऑप्शन दिया गया है। देखिए उसमें से तीनों शामिल थे। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है मौलवी विलायत अली और मौलवी इनायत अली, ये तो बिहार में पटना में इन दोनों ने नेतृत्व किया था बहावी आंदोलन का। तो ये जो आपको है अ, सैयद बहाव, सैयद बहाव कौन थे? ये मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे। ये बहुत पीछे से जो ओरिजिनल बहावी आंदोलन है, ये उसके प्रवर्तक थे सैयद बहाव। और मौलवी विलायत अली और मौलवी इनायत अली, ये दोनों पटना में बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च में बिहार के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? इसको मैं डबल स्टार या ट्रिपल लगा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों बिहार में अभी तक ये तो आया नहीं है, कभी एक आया हुआ तो आया होगा, अभी हाल फिलहाल में तो आया नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कितने प्रतिनिधि शामिल थे। आप लोग में से किसी को अंदाजा है? देखिए बिहार से सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिनिधि शामिल थे, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और एक प्रतिनिधि का आपको नाम भी याद रखना होगा, उनका नाम है गिरिवर धारी चौधरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइए। कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसी बार पूछ दे, टीचर वाले एग्जाम में पूछ दे, या आपको बिहार का जो पीटी होने वाला है बीपीएससी का, उसमें पूछ दे। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो दांडी मार्च जो शुरू हुआ था, इसमें आप लोग जानते हैं कि 78 68 स्वयंसेवक या अनुयायी भाग लिए थे। और ये शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। साबरमती आश्रम से हुआ था। साथ ही साथ इस ये 24 दिन का ये मार्च हुआ था। समाप्त कब हुआ था? 24 दिन के बाद ये हो गया था समाप्त 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के ये यात्रा समाप्त हो गया था, क्योंकि जब फिर 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कर दी थी। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को आप लोग भी देख लीजिएगा, 2-3 फैक्ट इससे आ जाएगा क्वेश्चन में। बिहार के दरभंगा जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बिहार का जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा बिहार में कोई भी आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या आपका नमक सत्याग्रह, कुछ भी है, उसमें बिहार के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग प्रांत का मतलब अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिला से क्या हुआ था, बहुत सारे आंदोलनकारी ने नेतृत्व प्रदान किया था। हमें ये भी ध्यान रखना है, जैसे नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में हर बहुत सारे एरिया से अलग अलग व्यक्ति भाग लिए थे। हमको उनको ध्यान में रखना होगा किस एरिया से कौन सा व्यक्ति भाग लिया था। पिछला टेस्ट में भी इससे रिलेटेड मैंने एक सवाल दिया था, इसमें भी दिया हूँ, जिससे कि इस तरह का सवाल का आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते जाए। इसका जवाब आपको हो जाएगा, सत्यनारायण सिंह ने कहाँ से नेतृत्व प्रदान किया था? दरभंगा से। इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, श्री नारायण प्रसाद और अंबिका कांत सिंह, इन्होंने भी नेतृत्व दिया था। कहाँ से दिया था? तो देखिए पटना से जो है अंबिका कांत सिंह दिए थे, ठीक है, और श्री नारायण प्रसाद सिंह जो है वो सारण से दिए थे। अंबिका कांत सिंह पटना, देखिए पटना फेमस है, पटना से अंबिका कांत सिंह, और नारायण प्रसाद सिंह सारण से, ठीक है, और सत्यनारायण सिंह तो दरभंगा से दिए थे। बिहार का प्रसिद्ध सचिवालय कांड किस दिन घटित हुआ था? देखिए सचिवालय कांड जो है ये बिहार ही ने, पूरे भारतवर्ष में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत ही साहसिक कदम था, और ये कह सकते हैं कि एक दुख का कदम था। दुख का कदम इसलिए क्योंकि बहुत सारे छात्र जो बहुत कम एज के थे वो उस समय शहीद हो गए थे अंग्रेज गोलीबारी में। लेकिन फख्र का और इसलिए ये था क्योंकि बहुत सारे कम एज के छात्र जो है बिल्कुल इरादा मजबूत करके कि मुझे देश को आजाद कराना है और सचिवालय में तिरंगा लहराना है, ये कहते हुए वो लोग आगे निकल गए थे। वो दिन कौन सा था? वो दिन था 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? 2 बजे का समय था। 2 बजे बहुत सारे स्टूडेंट सचिवालय में झंडा फहराना है, नारा लगाते लगाते सचिवालय की तरफ प्रस्थान कर गए। उस समय अंग्रेज जिलाधिकारी थे, उनका नाम था डब्ल्यू जी आर्चर। डब्ल्यू जी आर्चर ने क्या किया? उन्होंने आदेश दिया कि सारे निहत्थे छात्रों पे गोली बरसा दी जाए। और आपको सुन के दुख होगा कि उस गोलीबारी में 7 छात्र शहीद हो गए थे, बहुत कम एज के छात्र थे। लेकिन रामकृष्ण सिंह वो बच गए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने झंडा सचिवालय पे लहरा के दम लिया। तो उनके लिए एक बार आप लोग को उनका बलिदान को बिल्कुल याद रखना चाहिए, और इस फैक्ट को पढ़ के जाइए। ये
बिहार के पेपर के लिए सचिवालय कांड, बिहार ने, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग देखते होंगे जो बच्चा बीपीएससी का या बिहार का एग्जाम नहीं देता है, यूपी का देता है, सिविल का एग्जाम देता है, ये एसएससी का एग्जाम दे रहा है, ये क्वेश्चन और ये फैक्ट आप लोग हमेशा देखते हैं, सचिवालय कांड के नाम से ये फेमस है। किस विदेशी यात्री ने यह वर्णन किया कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे? इसमें आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड फिच। ठीक है, देखिए लॉर्ड फिच क्या था, अंग्रेज यात्री था, अकबर के काल में भारत और बिहार का आगमन हुआ था। लॉर्ड फिच के अनुसार पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे, जबकि पीटर मुंडी शाहजहां के समय पटना आया था। मैनरिक हॉलैंड का यात्री था, ये भी शाहजहां के समय बिहार आया था। देखिए जितने भी फेमस आपको जो बिहार आते हैं, जो फॉरेनर थे उस समय के, वो आपको देखना होगा, ध्यान रखना होगा कि उन्होंने बिहार के बारे में क्या कहा है, वो आपको बिल्कुल याद रखना होगा। कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे, इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल, अगर आप पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। मैं आपको बताते भी जाता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा एग्जाम में अपने तैयारी को बिल्कुल पूरा करने के लिए। विहुड़ा विषहरी की लोक कथाओं में वर्णित चित्रों का चित्रण किस कला शैली में है? ये आपका आंसर है मंजूषा चित्रकला शैली में, इसका है। मंजूषा शैली में है विहुड़ा विषहरी का। और जबकि जादुपातिया चित्रकला संताल समाज की मिथक पर आधारित एक लोक शैली है। और टंका चित्र शैली बिहार की चित्र शैली न होकर मूल तिब्बती चित्र शैली है। कौन बिहार के मुसलमानों का प्रधान लोक नृत्य था? कौन सा था? ये हो जाएगा झरनी नृत्य, बिहार के मुसलमानों का लोक नृत्य। झरनी नृत्य बिहार के मुसलमानों का लोक नृत्य है, यह मुहर्रम के समय आयोजित किया जाता है। जबकि कर्मा नृत्य बिहार के जनजातियों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तथा जोगिरा नृत्य होली के पर्व पर बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। आप लोग जोगिरा सारा रारा ये गाना होली में जरूर सुना होगा। तो जोगिरा नृत्य हमें बिहार में होली के अवसरों पे इसका आयोजन होता है। सौराठ मेला, देखिए ये मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? इसमें एक अलग तरह का चीज होता है, मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते अभी बता देता हूँ। आयोजन बिहार के किस जिले में होता है? ये जिला है मधुबनी। आखिर सौराठ मेले में क्या होता है? क्या वहाँ पे कपड़ा बिकता है या जानवर बिकते हैं, मवेशी? जी नहीं, वहाँ पे शादी के लिए लड़के जाते हैं। जी हाँ, खासकर मिथिलांचल में, उसमें भी मैथिल ब्राह्मणों में ये काफी फेमस है। वहाँ पे क्या होता है कि जेठ आषाढ़ के महीने में एक जगह एकत्रित होते हैं, उस मेले में एकत्रित होते हैं, और वहाँ पे वर पक्ष एकत्रित होते हैं, वधु पक्ष वहाँ पे पहुँचते हैं, और एक दूसरे को पसंद करके शादी का प्रस्ताव एक दूसरे को रखते हैं, स्वीकार करते हैं। एक्चुअली इस तरह का मेला का आयोजन बहुत ही पहले से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि ये कहीं न कहीं पहले के समय में जो दहेज प्रथा था, उसको कम करने का एक प्रयास किया गया था। और एक वर को अच्छा वधू मिल जाए, एक वधू को अच्छा वर मिल जाए, इसलिए मिथिलांचल में, खासकर मैथिल ब्राह्मणों में ये प्रथा थी। अब बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हो गए, ये होना भी चाहिए। धीरे-धीरे इस तरह के मेले का महत्व कुछ कम हो गया है, अभी भी होता है, लेकिन पहले जितना महत्व था अब कम हो गया, क्योंकि आपको पता होगा अब जोड़ी डॉट कॉम बहुत सारा मैट्रिमोनियल साइट हो गया, तो थोड़ा-सा इसका महत्व कम हो गया। मुजफ्फरपुर में हल्दी मेला का ये आयोजन होता है, बेगूसराय जिले में सिमरिया मेला का आयोजन होता है। देखिए जितना भी मेला है वो भी आप पढ़ लीजिए, एक एक लिस्ट बनाइए कि हाँ, कुछ मेला कहाँ पे कौन-सा मेला हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, इस आज के प्रश्न में आपको जनसंख्या से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अगला टेस्ट होगा उसमें हम लोग जनसंख्या नगरीकरण से रिलेटेड कम से कम 6-7 क्वेश्चन देंगे। तो आप लोग जैसे जनसंख्या नगरीकरण, ये मान के चलिए कि बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें जनसंख्या नगरीकरण अगर 25 20 क्वेश्चन भी बिहार का आता है किसी भी एग्जाम में, तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जनसंख्या नगरीकरण पे पक्का होगा। तो जनसंख्या नगरीकरण का एक बड़ा सा टेबल बना लीजिए, जिसमें जितना भी चीज़ होता है, जनसंख्या हो, लिंगानुपात हो, साक्षरता हो, सबके ऊपर शुरू का 5 लास्ट का 5, इस तरह का एक चार्ट बना लीजिए। ये मेला जो आयोजन होता है, मेला कहाँ पे होता है, किस लिए होता है, उसका फेमस क्या है, वो बना लीजिए। मैं आपको बीच-बीच में बताते भी रहूँगा। तो ये आज मैंने आपको बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताए, बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उसको सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आगे कल हम लोग लेके आएँगे पॉलिटी, और देखिए ये जो कल का जो टॉपिक है पॉलिटी, ये बिहार में, ये आपको एसएससी से लेके सिविल सर्विस का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए समान रूप से फ़ायदेमंद होगा। कल पॉलिटी के डिस्कशन में हम लोग मिलेंगे। आज रात को टेस्ट होगा पॉलिटी का, लोग तैयार रहिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि जो कल से टेस्ट होगा, आज तो पॉलिटी का 5 ऑप्शन होगा, लेकिन कल से जो टेस्ट होगा उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा नए पैटर्न को।
हम कल फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।